हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। मैं हूं स्नेहा सिंह। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शल्य की उपकला ऊतक यानी कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। हम लोगों ने एनिमल टिश्यू कल स्टार्ट कर दिया था जो जंतु ऊतक होते हैं, ठीक है। और वहां पर हमने देखा था कि इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से है। फर्दर इनको डिवाइड किया जाता है अलग अलग क्लासेस में, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था उपकला ऊतक एपिथेलियल टिश्यू जो है उसे स्टार्ट कर दिया था और पहला टाइप भी हम लोगों ने शुरू कर दिया था जिसे हमने शल्य की उपकला ऊतक बोला। आज का हमारा जो टाइप है इसका सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेकंड टाइप है जिसे हम बोलते हैं घनाकार उपकला ऊतक। और इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप है उपकला ऊतक का। अब इसमें क्या होता है, शल्य की उपकला ऊतक में हमने क्या देखा था कि जो शल्य की उपकला ऊतक होता है ना, उसमें हमने देखा था कि वो मोस्टली लाइनिंग का काम करती है ना, परत बनाती है, क्योंकि वहां पर गैसेस एक्सचेंज होती हैं, विसरण की क्रिया हो रही थी वहां पर। हम लोगों ने देखा था कि जैसे कि जो हमारा लंग्स एल्विलाई था और जो हमारी ब्लड वेसल्स थी उनमें आदान प्रदान गैसों का किसके द्वारा हो रहा था, हमारी जो शल्य की उपकला ऊतक होते हैं ना, वही क्योंकि निर्माण कर रहे थे उनकी भित्ति का, तो आसानी हो रही थी विसरण की क्रिया होने में, है ना। ये जो घनाकार उपकला ऊतक है, जैसे शेप कैसा है इनका, घनाकार होता है, घन के आकार का है, ठीक है। घनाकार कोशिकाएं होती हैं, ये एक दूसरे से सटी रहती हैं। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, उनमें जो हमारा कोशिकीय अवकाश होता है ना, यानी इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, ना के बराबर होता है, ठीक है। तो आकार की अगर हम बात करें पहले तो आकार इनका होता है घन आकार, घन जैसा यानी क्यूब जैसा होता है। और क्यूब कैसा होता है हमारा, इस तरह से होता है। तो क्यूब जैसा इनका आकार होता है और एक दूसरे से सटे रहते हैं सेल, ठीक है। न्यूक्लियस भी इनमें प्रेजेंट होता है, केंद्रक भी होता है, ठीक है। यहाँ पर बीच में समझ लो केंद्रक होता है, बिल्कुल सेंटर पे, ठीक है। न्यूक्लियस इनका प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर अब यहाँ पर बात की जाती है कि इनका काम क्या है, काम कार्य, यानी पहले हम बात करते हैं कि पाई कहाँ पर जाती है। जैसे कि हम लोगों ने शल्य की उपकला ऊतक में देखा था कि शल्य की उपकला ऊतक जो है वो कहाँ पर होती हैं, वो हमारी होती हैं ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिकाओं में। और इसके अलावा जो हमारे लंग्स एल्विलाई था, यानी कि जो हमारी वायु कोशिकाएं थी उनमें प्रेजेंट थी, है ना, उनकी परत का निर्माण कर रही थी। तो उसी प्रकार से ये जो हमारी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, तो ये ऊतक जो है, ये ऊतक वृक्क की नलिकाकार संरचना यानी कि ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन और ग्रंथियों की वाहक नलिकाओं यानी कि डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि देखो, ये हमारी पाई जाती है नेफ्रॉन जो होती है ना, उसके ट्यूबुलर पार्ट्स में, जो नलिकाएं होती है ना नेफ्रॉन यानी वृक्क में, तो वहां पर ये पाई जाती हैं, ठीक है। उनका निर्माण करती हैं ये ऊतक, ठीक है। जो हमारे घनाकार उपकला ऊतक होते हैं ना, तो इनकी कोशिकाएं जो वृक्क के ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं, जो नलिकाकार आकार के क्या होती हैं, संरचनाएं होती है ना, जो नलिकाकार संरचनाएं होती है ना, इस तरह से उनका निर्माण कौन करता है, उनका निर्माण हमारे घनाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं करती है। तो वहां पर उपकला ऊतक ये पाए जाते हैं घनाकार वाले, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज वहां पर होते हैं। इसके अलावा ग्रंथियों की वाहक नलिकाओं में यानी कि डक्ट्स में। और डक्ट्स क्या होती है, तो आप लोग आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो क्या होता है, ठीक है, जो हमारी ग्लैंड्स होती है ना, जैसे एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये हमारी पर्टिकुलर डक्ट के थ्रू जो है बॉडी में जो किसी भी एंजाइम्स हो गया तो इन सब का क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगी। लेकिन अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये ऐसी ग्लैंड होती हैं, ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो कि हार्मोन्स को सीधा ब्लड में छोड़ती हैं,
ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हमारी डक्ट्स जो होती हैं, क्योंकि हमारी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जो कि डक्ट्स के द्वारा किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव्य का सिक्रीशन यानी स्त्रावन करती हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन बोलेंगे। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। तो ये वहां पर जो वाहक नलिकाएं होती हैं यानी कि जो डक्ट्स होती है ना, उनका निर्माण कौन करता है, हमारे एपिथेलियल टिश्यू। कौन से वाले, तो वो हमारे कुबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज जो है उनका निर्माण करते हैं। किनका, डक्ट्स का। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें, जो हमारे माउथ की अगर हम बात करें, तो हमारे मुंह में क्या बनती है, लार बनती है यानी सलाइवा बनती है। तो वहां पर जो सलाइवा है वो कहीं ना कहीं से तो आ रही होगी, तो वहां पर हमारे जो मुंह में ग्रंथियां पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। हमारे मुंह में क्या होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी कि लार ग्रंथियां होती हैं। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, 3 के पेयर्स में होती हैं, ये पेयर होता है इनका। तो ये ग्रंथियां जो है हमारे मुंह में अलग तरीके से फैली हुई होती हैं। ठीक है, और वो पर्टिकुलर डक्ट बनाती हैं, एक रास्ता बनाती हैं, यानी कि डक्ट बनाएंगी। ठीक है, एक ऐसा रास्ता बनाएंगी जहां से उनका सिक्रीशन हो सके, जहां से लार आ सके। तो हमारे मुंह में जो ग्रंथियां होती है ना, वो एक पर्टिकुलर डक्ट के द्वारा जो है सिक्रीशन करती है यानी स्त्रावन करती है लार का। ठीक है, तो हमारे मुंह में इस तरह से लार जो है, सलाइवा जो है वो हमारे फूड में मिक्स होती है। ठीक है, यानी कि जो खाना होता है ना, जैसे उसका पाचन हो गया स्टार्च का, तो हमारे मुंह में जो लार होती है मुख्यतः किसका पाचन करेगी, हमारी जो मंड होता है, जो स्टार्च होता है ना, उसका, एमाइलेज की बात करेंगे मैं। ठीक है, अब काम क्या है इनका। ठीक है, कार्य की अगर हम बात करें तो अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन और स्त्रावण यानी कि सिक्रीशन। ठीक है, तो 2 काम ये करते हैं हमारे ये वाले ऊतक। ठीक है, या तो स्त्रावण करेंगे या फिर अवशोषण करेंगे। अब अवशोषण कहाँ पे होगा, यहाँ पर वृक्क तो आप लोग इतना जानते हो कि जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो वेस्ट चीजें होती हैं, उनको हमारी बॉडी से निकालते हैं थ्रू यूरिन। ठीक है, तो ये अवशोषण क्या करता है, ये पुनः अवशोषण करता है। जब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो वहां पर हम स्ट्रक्चर देखेंगे वृक्क की। ठीक है, हमारी किडनी की स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर वहां पर हम पढ़ेंगे कि पुनः अवशोषण कहां तक होता है। तो लास्ट तक पुनः अवशोषण यहीं तक होगा। ठीक है, फिर से अवशोषण करता है ये जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उनका। ठीक है, तो अवशोषण का काम भी करती है। ठीक है, तो थोड़े मोटे सेल्स होते हैं, घनाकार होंगे तो मोटे सेल्स होते हैं थोड़े, कि हमारे इसके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होंगे। तो हम इसकी संरचना देखते हैं। देखो, यहाँ पर प्रेजेंट होता है इनका न्यूक्लियस। तो आप देख सकते हो कि इनकी जो मोटाई है वो कितनी ज्यादा है। तो अवशोषण भी कर सकते हैं। बाद भी हम लोग जो टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ेंगे ना, उनमें भी मोटाई अब दिखेगी हम लोगों को, क्योंकि अवशोषण का काम शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद सिंथेसिस का भी, यानी कि संश्लेषण का काम भी कुछ हमारे टिश्यूज करते हैं। तो इस तरह के हमें टिश्यूज जो है देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारे कैसे तो ये हमारे होते हैं, तो ये हमारी क्या है, घनाकार उपकला ऊतक। एक्चुअली ये हमारा 3D डायग्राम है ना। आप लोगों ने घन तो देखा ही है, तो ये हमारा होता है घनाकार उपकला ऊतक का। ठीक है, इसको नोट करो। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं इसके बाद। ठीक है, नोट कीजिए इसे। अब इसके बाद तीसरा प्रकार हम लोग देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यूज का। इसके बाद में मोडिफिकेशन पढ़ना है हम लोग को। तो ठीक है, तो ये तीसरा टाइप और पढ़ लेते हैं, स्तंभाकार उपकला ऊतक, और इंग्लिश में से कहते हैं हम लोग कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, स्तंभाकार उपकला ऊतक। तो स्तंभाकार उपकला ऊतक
ठीक है, तो इसके भी नाम से हम लोग को तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि स्तंभाकार यानी कि लंबे लंबे सेल्स होते हैं, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ना वो सेंटर पे नहीं होता, बेस पर होता है, यानी किनारों पर होता है, मार्जिन के पास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सेल्स जो दिखते हैं ना इस तरह से लंबे लंबे सेल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक दूसरे से चिपके तो रहते ही हैं, सटे रहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस हमें नहीं दिखता यहाँ पर इतना। तो यहाँ पर जो सेल्स होते हैं ना, यहाँ पर बेस पर न्यूक्लियस होता है, जैसे यहाँ पर होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, मतलब किसी बेस पर भी हो सकता है, या बेस का मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने ये नहीं बताया कि लोअर पार्ट पर रहता है या फिर अपर पे रहता है। ठीक है, कहीं भी हो सकता है, बेस की मतलब है बेस यानी किनारे पर, तो यहाँ पर हो सकता है, ऊपर हो सकता है। ठीक है, ऊपर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसके जो सेल्स हैं ना कैसे होते हैं, लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग होते हैं। अगर हम इसके आकार यानी साइज की बात करें, लॉन्ग यानी लंबे होते हैं। ठीक है, बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक है, आकार की यहां पर हमने बात की। कहां पर होते हैं ये? ठीक है, तो ये हमारे पाए जाते हैं अमाशय की भित्ति पर। अमाशय की दीवारों का निर्माण भी यही जो हमारे सेल्स होते हैं ना, इसके हमारे जो हमारे कॉलमनर और एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ना, जो हमारे स्तंभाकार उपकला ऊतक की कोशिकाएं होती हैं, ये निर्माण करती हैं किसका? जो हमारे स्टमक होता है उसकी दीवारों का, लाइनिंग उसकी बनाती है। ठीक है, तो अमाशय की दीवारों में, ठीक है, यानी कि लाइनिंग ऑफ स्टमक, तथा ये हमारी होती है कहां पे? आंत्र की आंतरिक भित्ति पर। ठीक है, इनर कवरिंग ऑफ इंटेस्टाइन, जो आंत होती है ना, और जो अमाशय यानी कि पेट, हमारा जो स्टमक होता है ना, उसकी लाइनिंग कौन करेगा? हमारे कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ठीक है, स्तंभाकार ऊतक जो होते हैं हमारे, ठीक है, स्तंभाकार उपकला ऊतक, तो ये निर्माण करते हैं हमारे अमाशय की लाइनिंग, यानी उसकी लाइनिंग बनाएंगे, उसकी कवरिंग बनाएंगे। ठीक है, उसकी भित्ति का निर्माण करेंगे, और साथ ही साथ जो इंटेस्टाइन होती है, जो आंत होती है ना, उसकी भी लाइनिंग कौन करेगा? उसकी भी आंतरिक जो त्वचा होती है ना, उसका निर्माण भी हमारे स्तंभाकार उपकला ऊतक यानी कि कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज ही करते हैं। तो हमने देखा कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, काम क्या होता है इनका भी काम होता है अवशोषण का तथा स्त्रावण का, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है, और सिक्रीशन का। अब यहां पर सोचने वाली बात है कि ये क्या अवशोषित करते हैं और क्या ये स्त्रावित करते हैं। अवशोषण का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, मोटे सेल्स होते हैं और लंबे सेल्स होते हैं। लंबे होने का कारण ये है कि लंबे लंबे सेल्स होते हैं, तो हमारी इंटेस्टाइन क्योंकि कितनी लंबी होती है ना, तो इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ये हमारी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये उसकी लाइनिंग बनाती हैं, और साथ ही साथ स्टमक में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो देखो हमारे इंटेस्टाइन जो होती है ना, हमारी एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट जो होता है, ठीक है, तो हमारे स्टमक में जो पाचन है वो शुरू हो जाता है। तो जो हमारा अमाशय होता है ना, ये भोजन को पचाने के लिए, प्रोटीन्स वगैरह को, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स को पचाने के लिए क्या करेगा? जो एंजाइम्स है उनको सिक्रीट करेगा, उनका स्त्रावण करेगा। तो अमाशय में क्या होता है? HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका स्त्रावण होता है। ठीक है, इसको सिक्रीट किया जाता है। तो ये सब अमाशय की जो भित्ति होती है ना, वहीं से तो स्त्रावण होता है ना। तो स्त्रावण कहाँ से होता है? अमाशय की जो भित्ति होती है, उसकी जो लाइनिंग होती है ना, वही सब क्या करती है? इसका स्त्रावण यानी कि सिक्रीशन करती है। ठीक है, किसको? भोज्य पदार्थों को पचाने के लिए, उनका पाचन करने के लिए। तो अमाशय में पाचन किस तरह से? तो सिक्रीशन वहां पर होता है। ठीक है, एंजाइम्स वगैरह क्या होते हैं? सिक्रेट होते हैं, जिसकी वजह से जो भोजन है उसका पाचन हो सके। ठीक है, उसको डाइजेस्ट किया। और अवशोषण की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अवशोषण हमारा शुरू हो जाता है भोजन का। ठीक है, ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे, जब डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र को हम लोग समझेंगे। तो अवशोषण भी, ठीक है, जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी भोज्य पदार्थ से तो जो भी पोषक तत्व होंगे ना, उनका अवशोषण कौन करेगा? हमारी इंटेस्टाइन करेगी, है ना। और इसके अलावा जो स्टमक होता है ना, वहां पर भी हमारा अवशोषण होता है।
तो अवशोषण, ठीक है, इंटेस्टाइन क्या करती है, जो हमारी आंत होती है ना वहां पर हमारा अवशोषण शुरू हो जाता है, तो भोजन का अवशोषण भी ये करती है, ठीक है। तो ये हमारी दीवारें जो होती है ना, इनकी जो ये हमारे ऑर्गन्स होते हैं, ये जो हमारे अंग होते हैं ना, इनकी दीवारों में ही ऐसी संरचना बनती है कि वो क्या करेंगी, सिक्रीशन भी कर सकती है, एंजाइम्स वगैरह का स्त्रावण भी कर सकती है, ठीक है, कि भोजन को पचाया जा सके, और इसके अलावा अवशोषण भी करती हैं, ठीक है। तो ये इनका काम होता है। समझ में आई बात, है ना, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो हम लोगों ने आज 2 टाइप्स इसके पढ़ लिए हैं। अभी तक हम लोग के जो टाइप्स हैं एपिथेलियल टिश्यूज के खत्म हो गए हैं, लेकिन अभी हम लोग को इनकी मॉडिफिकेशन पढ़नी है, रूपांतरण पढ़ने हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पर जो हमारे स्तंभाकार उपकला ऊतक होती है ना, इन कई बार क्या पर प्रेजेंट होती है, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, ठीक है, विलाई। अब ये विलाई संरचना क्या है, ये विलाई होती है हमारी बॉडी पर, ये विलाई हमारे अमाशय में होती है, इंटेस्टाइन में भी होती है। तो ये हमारे जो संरचना होती है ना, ये करती है किसको, ये हमारे सरफेस को बढ़ा देती है, ठीक है। क्यों बढ़ा देती है, ताकि अवशोषण अधिक से ज्यादा हो सके, ठीक है। सरफेस बढ़ जाएगा तो ज्यादा चीजें जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकती हैं, है ना, तो ज्यादा चीजों को वो एब्जॉर्ब कर सकता है। जो सतह होती है ना, अगर वो बढ़ जाएगी अब उस, ठीक है, तो वो ज्यादा चीजों को अवशोषित कर पाएगी। तो विलाई जो है एक ऐसी संरचना होती है जो कि उसके अवशोषण को बढ़ा देती है, ठीक है, इस तरह की संरचना होती है। तो अमाशय की आंतरिक भित्ति पर भी होती है, हमारे इंटेस्टाइन में भी होती है, ठीक है। कई बार उन्होंने बोला है कि ये हो भी सकती है, ठीक है, मे बी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसकी मॉडिफिकेशंस, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये दोनों टाइप समझ में आए होंगे और पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।